नमस्कार, इंडिया एट 9 में मैं कादम्बिनी शर्मा हूं आपके साथ। और इस वक्त दिल्ली से खबर आ रही है। दिल्ली के जहांगीरपुरी में हंगामा हुआ है। जहांगीरपुरी में दो समुदायों के बीच झड़प हो गई है। हनुमान जयंती के दौरान निकाली जा रही शोभा यात्रा पर पथराव हुआ और हिंसा में पुलिस कर्मियों समेत कई लोग घायल हुए। जहांगीरपुरी में आगजनी भी हुई है, ऐसी खबरें आ रही हैं। सभी आला अधिकारी मौके पर हैं। अतिरिक्त पुलिस बल भी यहां पर तैनात की गई है। तो ये जो तस्वीरें देख रहे हैं, ये तस्वीरें उस वक्त की हैं और अब पुलिस बल वहां बड़ी संख्या में तैनात हो गया है। और यहाँ पर हनुमान जयंती के मौके पर शोभा यात्रा के दौरान ये सब कुछ हुआ है। अरविंद केजरीवाल ने लोगों को शांति बनाए रखने की ताकीद की है। बिना शांति के तो देश तरक्की नहीं कर सकता। सब लोगों को शांति बनाए रखनी है, सब लोगों को व्यवस्था बनाए रखनी है। और अगर ज़रूरत पड़े तो जो एजेंसीज़ हैं, जो पुलिस है, जो सरकारें हैं जिनकी जिम्मेदारी है, दिल्ली में केंद्र सरकार की जिम्मेदारी है, तो केंद्र सरकार दिल्ली में शांति व्यवस्था बनाए रखे। मैं लोगों से भी अपील करता हूँ कि इसमें शांति रखें। मुकेश सिंगर हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मुकेश, जो अभी खबरें आ रही है उसके मुताबिक हालात तनावपूर्ण है, बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। इसके अलावा और क्या बता सकते हैं हमें? क्या कोई घायल भी हुआ है और क्या कुछ हुआ? देखिए, आज शाम को हनुमान जयंती पर जो जहांगीरपुरी का इलाका है उत्तरी पश्चिमी दिल्ली में, वहां पर एक शोभा यात्रा निकलनी थी। और जब शोभा यात्रा वहां से निकली तो आरोप ये है कि अचानक वहां पर एक समुदाय के लोगों ने पथराव शुरू कर दिया। और इसके बाद जो शोभा यात्रा में लोग शामिल थे वहां से भी पथराव किया गया, जिसमें कुछ लोग घायल हुए हैं। और इस घटना में 2 पुलिसकर्मी घायल हुए हैं जो कि अस्पताल में हैं। और जब ये पूरा बवाल चल रहा था तो दोनों तरफ से पथराव हुआ, जिसमें जो गाड़ियां वहां पर खड़ी थी उन गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया गया। कुछ छिटपुट आगजनी की घटनाएं हुई हैं, जिसमें कुछ रोड पर जो दुकानें थी उनमें भी आग लगा दी गई। इसके बाद पुलिस बल वहां पर पहुंचा और काफी मशक्कत के बाद जो हालात थे वो उनको काबू पाया। हालांकि अभी ये साफ नहीं है कि जो शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उसके लिए क्या पुलिस से परमिशन ली गई थी या ये शोभा यात्रा कहाँ से जानी थी। इसके बारे में जो रूट है उसके बारे में जानकारी नहीं मिल पाई है। लेकिन जैसे ही ये पूरी घटना सामने आई उसके बाद दिल्ली पुलिस कमिश्नर ने आदेश दिया और कि न केवल जहांगीरपुरी में बल्कि दिल्ली के अलग अलग इलाकों में जो सेंसिटिव इलाके हैं वहां पर एडिशनल फोर्सेस लगा दिए गए हैं। आरएएफ की 2 कंपनी वहां पर तैनात कर दी गई हैं। इसके अलावा जो लोग घायल हुए हैं उनको अस्पताल पहुंचाया गया है। अभी तक की जानकारी के मुताबिक किसी को भी कोई गंभीर चोट नहीं आई है, सभी को हल्की चोटें आई हैं। लेकिन जिस तरह से ये पूरी घटना हुई, 2 समुदाय के लोगों के बीच में पथराव हुआ, एक दूसरे पर पत्थर फेंके मारपीट हुई, उससे ये सवाल जरूर खड़ा होता कि दिल्ली पुलिस के रहते हुए जब ये शोभा यात्रा निकाली जा रही थी उस वक्त दिल्ली पुलिस के जवान वहां पर तैनात थे। उनके रहते हुए आखिर कैसे ये पूरी घटना हुई। और इस घटना में न केवल पुलिसकर्मी बल्कि आम लोग भी घायल हो गए हैं। तो कुल मिलाकर इस पूरी घटना के बाद दिल्ली की कानून व्यवस्था पर कई सारे बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। लेकिन पुलिस कमिश्नर का दावा है कि बहुत जल्दी ही इस घटना पर काबू पा लिया गया और फिलहाल हालात काबू में हैं। दमकल विभाग की तरफ से 2 गाड़ियां मौके पर गई थी, जिन्होंने जहां जहां आग लगी थी आग पर काबू पा लिया है। तो दमकल विभाग के मुताबिक कोई बड़ी आगजनी घटना नहीं हुई, केवल छिटपुट घटनाएं थी जिनको तुरंत काबू पा लिया गया है। तो अभी वहां पर काफी संख्या में पुलिस बल तैनात है। हालांकि हालात तनावपूर्ण है, लेकिन पुलिस का दावा यह है कि पूरी जो घटना थी, पूरी जो हिंसा थी और जो पूरे जो इलाके का हालात है उस पर काबू पा लिया गया है। मुकेश, वैसे तो काफी विस्तार में आपने बता दिया, लेकिन ये भी जानना चाहेंगे कि क्या कुछ जो उपद्रवी तत्व हैं क्या उनको भी आइडेंटिफाई किया गया है? उनकी भी धरपकड़ चल रही है? देखिए, अभी तक ये साफ नहीं हुआ है कि इस घटना में कौन कौन से लोग शामिल हैं। दोनों तरफ से काफी लोग शामिल थे कहा जा रहा है, लेकिन कितने लोग इसमें डिटेन किए गए हैं ये अब तक साफ नहीं है, क्योंकि पुलिस की तरफ से अभी तक कोई भी स्टेटमेंट नहीं आया है। और लेकिन जो पुलिस कमिश्नर हैं राकेश अस्थाना, उन्होंने कहा है कि जो भी इस घटना में शामिल लोग हैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो किसी भी समुदाय से हों, उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई होगी। तो अभी कुल कितने लोग डिटेन किए गए हैं ये साफ नहीं है, लेकिन जो जानकारी सूत्रों से मिली है उसके मुताबिक कुछ लोग पुलिस ने डिटेन किए हैं मौके से और उनसे पूछताछ चल रही है। और जो वीडियो फुटेज आए हैं
उनके बेसिस पर जो बाकी लोग इसमें शामिल हैं उनको भी आइडेंटिफाई किया जा रहा है और उनके खिलाफ भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जी, बहुत शुक्रिया आपका मुकेश इस पूरी जानकारी के लिए। और अब रुख करते हैं कुछ और खबरों का। 4 राज्यों में 4 विधानसभा सीटों और 1 लोकसभा सीट पर हुए उपचुनाव में बीजेपी को हार का सामना करना पड़ा है। बंगाल में बिहारी बाबू ने कमाल कर दिया है। आसनसोल सीट पर टीएमसी उम्मीदवार शत्रुघ्न सिन्हा ने बड़ी जीत हासिल की है। करीब 3,03,209 वोटों से उन्होंने बीजेपी की अग्निमित्रा पॉल को हराया है। वहीं बिहार की बोचहां सीट पर भी आरजेडी ने बीजेपी को हरा दिया है। शनिवार को मतगणना के दौरान पहले दौर से भाजपा सभी 4 विधानसभा सीटों और लोकसभा के 1 आसनसोल सीट पर पीछे रही और कुछ घंटों में तस्वीर साफ हो गई। महाराष्ट्र में कोल्हापुर नॉर्थ सार पर कांग्रेस उम्मीदवार जयश्री जाधव ने भाजपा के सत्यजीत कदम को 19,000 से अधिक वोटों से हराया। वहीं छत्तीसगढ़ के खेरागढ़ से कांग्रेस की यशोदा वर्मा ने भाजपा उम्मीदवार को पराजित किया। बंगाल की बालीगंज सीट से बाबुल सुप्रियो ने सीपीएम उम्मीदवार को हराया और भाजपा तीसरे स्थान पर रही। और बिहार के बोचा सीट पर राजद के अमर पासवान ने भाजपा की बेबी कुमारी को हराया। वफादार सैनिक हूँ मैं, जिस पार्टी में रहता हूँ उस पार्टी के लिए जान देता हूँ और ये मुझे किसी को साबित करने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर मैं बीजेपी के लिए गोल किया, पहले 2 गोल किया, अब तृणमूल कांग्रेस के लिए मैं 10 गोल करूंगा, ये भी मैं बता देता हूँ। जो 20,000 से ऊपर वोट से जीतना जो है, ये जीत मैं ममता दीदी को, तृणमूल कांग्रेस की संगठन को, जितने भी सीनियर नेता मुझे हेल्प किया है, अभिषेक भाई को, सबको मैं डेडिकेट करता हूँ। ये माटी मानुष का जय है। मैं तमाम जनता आज जिन्होंने मुझे वोट नहीं भी दिया है, तमाम जनता और जो हमें हमारे समर्थक हैं, हमारे वोटर्स हैं, मैं तमाम लोगों को धन्यवाद देना चाहता हूं और मैं निष्पक्ष यहां पे ईमानदारी के साथ आपके लिए काम करूंगा। भाजपा ने गलती की थी। भाजपा का एनडीए का सदस्य था मुसाफिर पासवान जी और जाहिर कर उनके बेटा को उनको टिकट देना चाहिए था और उन्होंने न दे करके एक नया एक्सपेरिमेंट किया। तो हम लोग पहले से भी समझ रहे थे कि रिजल्ट यही होना था और इससे भाजपा को सीट लेनी चाहिए। लेकिन भाजपा को सबसे बड़ा झटका आसनसोल संसदीय सीट पर लगा, जहां वो 3 लाख से अधिक वोटों से हारी। जो हमारे साथ ज्यादतियां हुई हैं, जो इसके पहले भी जो ईवीएम का भी कई जगह खेला होता था उनका, इस बार यहाँ फेयर और इम्पार्शियल यहाँ पे इलेक्शन हुआ है, फेयर इलेक्शन हुआ है, फेयर और बगैर किसी भय के और पक्षपात के चुनाव हुआ है, जो आप तमाम लोगों ने देखा और सब तमाम लोग मानते हैं। ममता बनर्जी की शान में 4 चांद लगाने के लिए हुआ। ये जीत तृणमूल कांग्रेस की है, ये जीत ममता बनर्जी की है, तृणमूल कांग्रेस के नेताओं और कार्यकर्ताओं की, और सबसे बड़ी चीज जो है ये आसनसोल की जनता। फाइनल क्वेश्चन, कमी तो रह गई डेफिनेटली, नहीं तो ये तो रिजल्ट नहीं होता। तो ये कमी को आइडेंटिफाई करके आने वाला दिन में और अच्छी तरह से काम करना, यही हमारा डिटर्मिनेशन है, ये हमारा संकल्प है और पार्टी का भी संकल्प है। कुछ ना कुछ तो शॉर्टकमिंग डेफिनेटली होगा, इसीलिए आज ये रिजल्ट हुआ है। और ये जो वर्डिक्ट है ये साधारण पब्लिक के वर्डिक्ट है बोल के हम ये मान लेते हैं और आने वाला दिन में और जील के साथ पब्लिक के साथ रास्ते में उतर के ग्रास रूट लेवल में हम लोग काम करेंगे और संगठन को थोड़ा और मजबूत करना है। फिलहाल भाजपा के लिए समय आ गया है कि इन नतीजों से वो आने वाले समय के लिए सबक ले, क्योंकि जनता कब किसे झटका दे कोई नहीं जानता। मनीष कुमार की रिपोर्ट, एनडीटीवी इंडिया। और हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में निराशाजनक प्रदर्शन के बाद कांग्रेस का फोकस अब मिशन 2024 पर है। दिल्ली में कांग्रेस ने शनिवार को एक उच्च स्तरीय बैठक बुलाई। इस बैठक में चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर की मौजूदगी ने एक बार फिर सबका ध्यान खींचा। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस ने चुनावी रणनीतिकार प्रशांत किशोर को कांग्रेस में शामिल होने के लिए कहा है। कांग्रेस ने कहा कि किशोर पार्टी में शामिल होकर काम करें, सलाहकार के तौर पर नहीं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता केसी वेणुगोपाल ने कहा है कि प्रशांत किशोर ने 2024 के चुनाव के मद्देनजर एक प्रेजेंटेशन सोनिया गांधी के सामने दिया।
केसी वेणुगोपाल ने कहा कि उनकी योजना पर कांग्रेस का एक पैनल विचार करेगा। एक हफ्ते में पैनल अपनी रिपोर्ट कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के पास भेज देगा। Actually, I told Congress, Prashant Kishore has made a presentation, detailed presentation for 2024 election strategy. It needs some detailed discussion. Therefore, Congress President will set up a small group to discuss this entire presentation. That group will submit their report within a week time for a final decision. So will he be working in the Congress party as a strategist, or he will be joining the Congress? Every details will be informed within a week time. दिल्ली में कोरोना के मामले अब तेजी से बढ़ते जा रहे हैं। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 461 नए केस मिले। 20 फरवरी के बाद से ये सबसे ज्यादा केस हैं। इससे पहले 20 फरवरी को कोरोना के 570 केस मिले थे। 24 घंटे में कोरोना से 2 मरीजों की मौत भी हुई है। इसके साथ ही कोरोना संक्रमण दर भी 5% के पार हो गई है। ये 31 जनवरी के बाद से सबसे ज्यादा है। रूस यूक्रेन युद्ध का आज 52वां दिन है। रूस ने युद्धपोत डूबने के बाद एक बार फिर यूक्रेन की राजधानी कीव पर हमला बोल दिया है। रूस के रक्षा मंत्रालय की तरफ से ये दावा किया गया है कि रूसी सेना ने कीव और माइकोलेव में सैन्य ठिकानों को तबाह कर दिया है। कीव में एक टैंक प्रोडक्शन फैक्ट्री और माइकोलेव में भारी हथियारों के मेंटेनेंस फैक्ट्री को हवाई हमले में निशाना बनाया गया है। वहीं कीव से रूस की सेना के जाने के बाद से 900 से ज्यादा आम लोगों के शव मिले हैं। कीव रीजनल पुलिस के एक अधिकारी के मुताबिक ये शव सड़कों गलियों में छोड़ दिए गए थे। बहुत से लोगों को अस्थायी तौर पर दफन दिया गया था। यूक्रेन की सेना मकरीव शहर में बारूदी सुरंगें हटाने में जुटी हुई है। रूस की गाड़ियां यहां बॉम्ब लेकर आई थीं, लेकिन यूक्रेन की सेना ने रूस की गाड़ियों को तबाह कर दिया। अब यहां पर बड़ी संख्या में बॉम्ब और बारूदी सुरंगें बिछे हुए हैं, जिन्हें निष्क्रिय करने में यूक्रेन की सेना जुटी हुई है। मार्कीव से हमारे सीनियर एडिटर उमाशंकर सिंह की ग्राउंड रिपोर्ट। बुरोदेंका से मकरीब जाने के रास्ते में हमें कुछ यूक्रेनी सैनिक जो हैं वो दिखे डिमाइन करते हुए, और यहाँ पे जिस तरह से डिस्ट्रक्शन है ये रूसी गाड़ियों का डिस्ट्रक्शन है। और यहाँ जो मौजूद हैं सेना के अधिकारी, उनके मुताबिक ये रूसी गाड़ियाँ हैं जिन पे कि बॉम्ब ले जाए जा रहे थे, शेल्स ले जाए जा रहे थे। और हमारे कैमरा सहयोगी अशोक महाले दिखाएंगे किस तरह से कुछ शेल्स जो हैं यहाँ लाइव शेल्स अभी पड़े हुए हैं, कुछ जल गए हैं, कुछ इस्तेमाल कर लिए गए हैं। और हमारे साथ बात करने के लिए यूक्रेनी सेना के अधिकारी हैं। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू दैट व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर। आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू व्हाट एग्जैक्टली हैपेंड हियर। Расскажите, пожалуйста, что конкретно здесь произошло. Як ви бачите, знищену техніку противника, яка перевозила боєкомплект. Внаслідок впевнених дій наших військ дана техніка була знищена, і в результаті вибуху боєприпаси, які вони перевозили, були розкинуті по всій цій території. So you can see the vehicles. It was the vehicles of Russian army, and they transported all this stuff. Yeah. So Ukrainian troops destroyed the Russian military vehicles, and all the bombs are just landing all over the area. Okay. So his group of miners trying to find and demine this damaged bombs. So the damaged bombs are more dangerous than simple bomb, because it's damaged and can blow in every second. So how much it is risky to demine this huge area, and how much time it will take? Насколько это все опасно и как много времени может понадобиться, чтобы разминировать такую территорию? Ну, роботу, яку ми проводимо, вона дуже небезпечна, тому що все, що ви тут бачите, воно все містить в собі вибухову речовину. І, скажімо так, призначення всіх цих предметів – це вбивати людей і знищувати техніку. First of all, it's absolutely dangerous, because everything you can see, it's bombs, and these bombs, they was created just to kill
people. Okay. A lot of people. So, and even these bombs, they have, they still dangerous. Yeah, still alive and still dangerous. Thank you talking to NDTV India, and we would like to show our viewers some of the bombs लाइंग हेयर। ये यहाँ पे अभी भी पड़े हुए हैं और इनको नष्ट करने का जो काम है वो किया जा रहा है। और साथ ही साथ इस पूरे इलाके में जहाँ जहाँ भी इस तरह के बॉम्ब्स गए हैं, गिरे हैं, और जहाँ भी माइंस अगर रूसी सैनिक लगा के चले गए हैं ताकि यूक्रेन की सेना अगर यहाँ अप्रोच करे तो उनको जान माल का नुकसान उठाना पड़े, तो उस इलाके को जो है वो क्लियर करने का काम यहाँ पे चल रहा है। और विदेशी मीडिया की जो टीम है यहाँ पर पहुँची हुई है। तो जाहिर सी बात है कि देखिए किस तरह के जो लाइव सेल्स हैं, जो बड़े शेल्स हैं, उनके साथ साथ ये देखिए किस तरह के रॉकेट भी है इसमें, जो गाड़ियों के जलने के साथ जले हैं। लाइव एमुनिशंस हैं ये, और बहुत ही ख़तरनाक इलाका है। और यहाँ बहुत ही रिस्क के साथ जो यूक्रेन की सेना है डिमाइन कर रही है, इन बॉम्ब्स को निष्क्रिय कर रही है। और इसमें काफ़ी लंबा वक्त लगेगा, काफ़ी ख़तरा भी इसमें है। हमारे सहयोगी विष्णु सोम और कैमरा पर्सन अशोक महाले के साथ उमाशंकर सिंह, NDTV इंडिया।